Yes, sir. ऐड भी हो गया था। यस सर। सर ऐड बचा है, ऐड सर ऐड बचा है भी। सर ऐड नहीं हुआ ऐड। ये बेटा वो एरर मांगना था, उसी एरर ला के दिखाया था, वो चलता अच्छा, नहीं था अच्छा। बेटा। कोई ठीक है बात। सर। और केस क्या हुई थी? सर सेट और गेट डाटा बचा फिर। अच्छा
हो गया सर। चलो अब हम चलेंगे जेएसपी के अंदर अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अब हमने आपको सारे प्री डिफाइंड टैग अच्छे से पढ़ा दिए, हमने आपको स्क्रिप्टिंग एलिमेंट करा दिए, हमने आपको डायरेक्टिव करा दिए, हमने आपको एक्शंस भी करा। अब आते हैं कस्टम टैग। हम अपने खुद के अब जेएसपी के टैग बनाएंगे। कस्टम मतलब आपके जैसे कस्टम एक्सेप्शन, और उसको बनाने का एकमात्र पर्पस मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि डेवलपमेंट के अंदर वो जेएसपी पेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता जिसके ऊपर आप जावा का कोड लिखो। वो चाहते हैं जेएसपी पेज केवल टैग बेस्ड होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि कोई भी नॉन जावा प्रोफेशनल इसे डिजाइन कर सके। वो चाहते हैं जेएसपी पे सिर्फ टैग हो और आप उसके सारा उसका जावा का कोड पीछे कहीं बैकग्राउंड में ले जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि कोई भी उस टैग को यूज करके अपने जेएसपी पेज को डिजाइन कर ले। तो कस्टम टैग बनाने का पर्पस भी यही था। तो पहले मैं अपने बनाना सिखाने जा रहा हूँ, और फिर हमें बहुत सारे बने बनाए कस्टम टैग मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेएसपीएल, जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, और फिर मैं उनको यूज करके आपको वो भी बनाना सिखाऊंगा, मानो बने बनाए भी यूज करना। लेकिन वो मजा तभी आएगा बने बनाए यूज करने का जब हमें अपने खुद के बनाने आते होंगे। तो पहले हम अपने खुद के कस्टम टैग बनाने जा रहे हैं। पर्पस एक ही है कि हम अपनी पूरी तरह से जेएसपी पेज को कैसा बनाना चाहते हैं। हम जेएसपी पेज को जावा कोड फ्री बनाना चाहते हैं। ठीक, अब कस्टम टैग काम कैसे करते हैं। हम अपना कस्टम टैग बनाएंगे और उसे लगाएंगे अपने जेएसपी पेज पे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस कस्टम टैग को जो भी हमने बनाया है इसकी बैकग्राउंड में एक बीन क्लास बनानी पड़ती है, और उस बीन के अंदर अपना जावा का सारा कोड लिखना पड़ता है। उस बीन को बनाने के लिए हमें इसके कुछ लाइफ साइकिल के मेथड दिए गए हैं कस्टम टैग के, उन्हें हम ओवरराइड कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अपनी बीन क्लास बना के एक एक्सएमएल में उसे मैप करेंगे, और एक्सएमएल के अंदर ही टैग का नाम दे देंगे और बराबर में दे देंगे उसकी बीन क्लास का नाम, और फिर ये टैग यूज करेंगे हम अपने जेएसपी पेज के ऊपर। तो जैसी जेएसपी इंजन टैग को एनकाउंटर करेगा वो सीधा जाएगा एक्सएमएल में, इस टैग को सर्च करेगा, वहां से उसे मिलेगी बीन क्लास को क्लास डॉट फॉर्मेट पे लोड करेगा, न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएगा, लाइफ साइकिल के मेथड है उसी ने दिए, एक एक करके उन्हें चलाता जाएगा और जिससे हमारी टास्क परफॉर्म होती चली जाती है। तो इस तरीके से हमारी तो कोशिश ये की जाती है पूरी जेएसपी के अंदर कि हम अपना जेएसपी का सारा कोड बैकग्राउंड में बीन क्लास पे ले जाए और सबको कस्टम टैग में कन्वर्ट करके आपसे कहा जाए सिर्फ आप कस्टम टैग अपनी जेएसपी में लगाइए, दैट्स इट, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। बीच में हम एक एक्सएमएल फाइल बना देते हैं जिसे हम टीएलडी एक्सटेंशन से सेव करते हैं, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर इसे हम बोलते हैं। ठीक, ये एक्सएमएल होती है जिसमें आपकी बीन क्लास जेएसपी में, जिससे पता चल गया किस टीएलडी में ढूंढना है, क्योंकि टीएलडी की फाइल का नाम तो आपकी पसंद का होगा। और उसके लिए हम अपने जेएसपी में लगाते हैं टैग लिब डायरेक्टिव जो मैंने छोड़ दिया था। तो आप सबसे पहले .jst बनाएंगे, उसमें टैग लिब डायरेक्टिव लगा के अपनी टीएलडी फाइल का पाथ दे दो पूरा, फिर उसके नीचे कस्टम टैग यूज करो। जैसी कस्टम टैग जेएसपी इंजन पड़ेगा वो सीधा जाएगा टैग लिब डायरेक्टिव के पास, वहां से जाएगा एक्सएमएल के पास, एक्सएमएल में टैग ढूंढेगा, मिलेगी आपकी बीन क्लास, बस ऑब्जेक्ट बना के मेथड चला देगा। तो पूरी जेएसपी डेवलपर्स की कोशिश रहती है कि हम अपना सारा का सारा जावा का कोड बैकग्राउंड में कहां पर लिखना पसंद करें, पीछे इसकी बीन क्लास के अंदर। ये बीन क्लास वगैरह सब मैं आपको ही बनाना सिखाने जा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ इस तरह से। ये अगर हम बनाते हैं अपनी एक my.jsp और यहाँ पे देखो मैं अभी एक अपना टैग बनाऊंगा my_date करके, ऐसे अपना टैग बनाने वाला हूँ। तो जैसी जेएसपी इंजन इसे रीड करेगा, यहाँ टैग लिब डायरेक्टिव में जाएगा, टैग लिब डायरेक्टिव के अंदर यहाँ पे एक्सएमएल का टीएलडी फाइल का पाथ मिलेगा, यहाँ से हमारी बीन क्लास और पीछे पड़ी होगी बीन क्लास, और बीन क्लास के मेथड चलने शुरू हो जाएंगे और आउटपुट ब्राउजर पे आनी शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ हम करते हैं। तो हमें जेएसपी में टैग लिब डायरेक्टिव लगाना पड़ता है, फिर उसके अंदर नीचे कस्टम टैग, ये टैग यहाँ से उठाएगा जेएसपी इंजन, फिर इस टैग लिब डायरेक्टिव के थ्रू कहाँ जाएगा एक्सएमएल के फाइल के पास,
जिसका एक्सटेंशन होता है .tld, ठीक है। और फिर यहाँ से टैग ढूंढेगा, बीन क्लास का नाम मिल जाएगा, बीन क्लास डालेगी, इसके लाइफ साइकिल के मेथड चला देगा और हमारे कैलकुलेशन शुरू होता है। इस तरीके से आपके कस्टम टैग काम करते हैं और कोशिश की जाती है कि सारा का सारा जेएसपी का कोड बैकग्राउंड में कहाँ ले जाया जाए, बीन क्लास के अंदर ले जाए। ठीक, अब कस्टम टैग के अंदर टोटल मिला के 5 चीजें होती हैं जो मैं पांचों की पांचों आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, ये जो कस्टम टैग है, अब पे इंटरेस्ट का है ना, खुल है अब ये खुले बैठे हैं। चलो, ये जो कस्टम टैग है इसको जेएसपी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देखते हैं, हम इसे ऐसे शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने यूज किया जेएसपी कॉलन, कोई भी टैग, जैसे भी आपने यूज किया था यूज बीन, और फिर लास्ट में जाके हम इसे ऐसे बंद करते हैं। अगर विदाउट बॉडी बंद करना है, विद बॉडी बंद करना है तो नीचे जाके बंद करते हैं। तो कस्टम टैग जो है इस तरीके से हम बनाते हैं। कस्टम टैग को, ये हमने जो यूज किए हैं ऐसा ही होता है। कस्टम टैग को इस तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक होता है कॉलम के पीछे वाला पार्ट, एक होता है कॉलम के बाद वाला पार्ट, और एक होता है हमारे पास कॉलम के ये बाद वाला पार्ट, जिसे हम यहाँ पे, अगर आपको देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, क्या बना रखा होगा, बनी जाएगी ये जेएसपी कॉलम यूज बीन। तो कॉलम से पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये होता है लाइब्रेरी का नाम, लाइब्रेरी जिसमें आपके टैग डिफाइन होंगे, और ये कहलाता है सफिक्स जिसे हम कहते हैं, और ये होता है उसके अंदर टैग का नाम। इसलिए आपने देखा जेएसपी नाम की लाइब्रेरी बना रखी है और उसके अंदर बहुत सारे टैग हैं। तो कस्टम टैग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉलम। ठीक साहब, तो पहली चीज तो आपको मैं ऐसा ही एक सिंपल टैग बनाना, मैं खुद का एक कस्टम टैग बनाऊंगा जिसमें कि हम दूसरा पॉइंट आपको एक एट्रीब्यूट बना दिया, इसको नाम दीजिए नेम। ठीक, तो पहले सिंपल टैग बनाएंगे, फिर आपको कस्टम टैग के अंदर एट्रीब्यूट बनाना सिखाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे इन्हीं कस्टम टैग की बॉडी भी देना सिखाऊंगा। तो मैं विद बॉडी बनाना भी सिखाऊंगा और विदाउट बॉडी भी। जब विद बॉडी बनाते हैं तो नीचे बंद करते हैं। फिर कस्टम टैग की बॉडी देना सिखाऊंगा आपको, तीसरी चीज। चौथी फिर कस्टम टैग में कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेक्टिंग वेरिएबल, फिर वो कराऊंगा आपको। और पांचवी चीज से हम आपको नेस्टेड टैग बनाना सिखाएंगे। जैसे याद है जेएसपी कॉलम पैरेंट टैग था, वो इंक्लूड और फॉरवर्ड एक्शन का नेस्टेड था, फिर आप इसमें नेस्टेड टैग बनाना होगा। कुल मिला के टोटल ये 5 चीजें होती हैं हमारे जेएसपी टैग के अंदर। और जब ये चीजें 5 तो सिखा दूंगा, फिर आपको और बहुत सारे कस्टम टैग बनाना सिखाऊंगा जो डाटाबेस से रिलेटेड सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से हम पूरे कस्टम टैग को पढ़ने पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो कहते हैं एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स, वो आप वहां से कॉपी कर लीजिए। कुछ ऐसे प्रीफिक्स लाइब्रेरी नेम होता है और सफिक्स में आता है उसके अंदर पर्टिकुलर टैग। ठीक, और उसके बाद ये कॉपी करने के बाद इतना हिस्सा हेडिंग डालिए की कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम टैग, और या टैग एक्सटेंशन भी हमसे पूछे। ठीक, अब लिखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम टैग, या आपने बना लिया होगा, मैं बोलना शुरू कर देता हूँ।
इसमें सबसे पहला हेडिंग डालिए टैग में, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और टैग में लिखिए a JSP tag is uniquely identified a JSP tag is uniquely identified in a page by a combination of prefix ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे JSP एंड सफिक्स ब्रैकेट के अंदर लिख लो यूज्ड एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, a JSP tag is uniquely identified in a page by a combination of prefix and suffix separated by a colon. Separated by a colon. The prefix identifies a tag library. The prefix identifies a tag library and suffix identifies a particular tag in that library. And suffix identifies a particular tag in that library. दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरे में लिखिए एट्रीब्यूट्स। दूसरे पॉइंट में लिखिए एट्रीब्यूट्स में लिखिए PAG, पेज इज द एट्रीब्यूट in the key columns for page is the attribute in the JSP colon forward tag एट्रीब्यूट ऑप्शनल भी हो सकते हैं, रिक्वायर्ड भी, मैंडेटरी भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा यूज में स्कोप की जरूरत थी तो लगा, स्कोप की जरूरत नहीं लगा, तो मैंडेटरी भी बना सकते हैं, ऑप्शनल भी बना सकते हैं, बना के दिखाते हैं। सो एट्रीब्यूट्स कैन बी रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। तीसरा पॉइंट नेस्टिंग। नेस्टिंग में लिखो टैग extension can detect tag extension can nesting at runtime. And cooperate a tag directly enclosing another tag directly enclosing another tag
tag directly enclosing another tag is the parent of the tag it encloses. Is the parent of the tag it encloses. For example, JSP colon tag. चौथा लिखिए बॉडी कंटेंट। इसमें लिखो बॉडी कंटेंट इज एनीथिंग between the start and the end element. Between the start and the end elements in JSP tag. ठीक है। और पांचवा डालिए स्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स। स्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स ठीक लिखिए tags can define variables that can be used in the tag body content. In the tag body content. तो कुल मिला के ये 5 चीजें होती हैं हमारे पास कस्टम टैग के अंदर। ठीक है। अब हेडिंग डालिए एपीआई फॉर कस्टम टैग। कौन कौन से इंटरफेस हैं, क्या क्या उनकी हायरार्की है, जिनको यूज करके हम अपनी बीन क्लास बनाने वाले हैं। API for custom tag. लिखो the API for custom tags are stored in a package The API for custom tag are stored in a package javax.tag
javax.servlet.jsp, javax.servlet.jsp .tagext, टैग एक्सटेंशन कोई कस्टम टैग को हम टैग एक्सटेंशन भी कहते हैं, टैग एक्सटेंशन टैग ext tagext डॉट स्टार। तो सारी एक इस tagext पैकेज में पड़ी होती है, डॉट स्टार को हमने लगा दिया है खाली जब इंपोर्ट करते हैं उसके। ठीक, तो मैं अब आपको कस्टम टैग की हायरार्की, एपीआई की हायरार्की जरा दिखाऊं। जी, ये मैंने यहाँ पैकेज का नाम लिखा हुआ है। सबसे जो टॉप मोस्ट इंटरफेस आता है कस्टम टैग के अंदर, वो आता है जेएसपी टैग इंटरफेस, और ये मार्कर इंटरफेस है, इसमें कोई मेथड नहीं होता। तो इसका चाइल्ड आता है टैग गेट इंटरफेस, ठीक है, जो इसको एक्सटेंड करेगा। उसके अंदर कुछ मेथड है, डू स्टार्ट टैग, डू एंड टैग, गेट पेरेंट, सेट पेज कंटेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसका भी एक चाइल्ड इंटरफेस आता है आइट्रेशन टैग, आइट्रेशन टैग इंटरफेस। उसमें एक मेथड है डू आफ्टर बॉडी। तो पहला इंटरफेस मार्कर था, दूसरा आ गया टैग इंटरफेस, फिर उसका चाइल्ड आइट्रेशन टैग इंटरफेस, और फिर उसका भी एक चाइल्ड बॉडी टैग इंटरफेस। बॉडी टैग इंटरफेस, ठीक है। और ये जो बॉडी टैग इंटरफेस है, इसके अंदर दो मेथड हैं, डू इनिट बॉडी एंड दूसरा सेट बॉडी कंटेंट। डू इनिट बॉडी एंड सेट बॉडी कंटेंट, ठीक, ये इसको एक्सटेंड करती है। तो ये मेन तीन इंटरफेस होते हैं। फिर ये जो आइट्रेशन टैग है, इसको इंप्लीमेंट करने वाली क्लास, वैसे तो हमें कस्टम टैग जब बनाएंगे तो हमें कस्टम टैग बी क्लास बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना पड़ता है, दैट्स ट्रू। और फिर इससे लाइफ साइकिल दिमाग चलाएंगे जो हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे, जो मैं भी सिखाने वाला हूँ। लेकिन हमें यहाँ पर काइंड ऑफ ए एडेप्टर क्लासेस देंगे, जिससे कि क्योंकि अगर हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनाएंगे तो हमें सारे मेथड्स को ओवरराइड करने पड़ेंगे, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। तो बेटर है हम उसकी काइंड ऑफ एडेप्टर क्लासेस यूज कर लें जो पहले से इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है, तो हम उन्हें एक्सटेंड कर लेंगे। उससे फायदा क्या होगा, जिसको जरूरत है उसी को ओवरराइड करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसे ओवरराइड नहीं करेंगे। एंड दैट इज व्हाट। तो इस आइट्रेशन टैग इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है हमारी टैग सपोर्ट क्लास, ठीक है। फिर इसके अंदर भी वही मेथड आ गया, डू स्टार्ट टैग, डू एंड टैग, डू आफ्टर बॉडी एंड सेट पेज कंटेंट। इसको भी एक्सटेंड करती है एक क्लास बॉडी टैग, बॉडी, डू एंड टैग, डू स्टार्ट टैग किया। तो जल्दी से छोटी सी हायरार्की बना ली। चलो
हेडिंग डालो फाइल्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग। हमें मेन दो फाइलें बनानी थी, एक तो बीन क्लास और एक एक्सएमएल। ऑब्वियसली जेएसपी तो बनाएंगे जिसमें हम अपने कस्टम टैग को यूज करेंगे। तो हेडिंग डालिए फाइल्स नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ कस्टम टैग। और इसमें लिखिए पहले पॉइंट, पहली फाइल जो है अ टैग हैंडलर, ब्रैकेट में लिखना बीन क्लास। टैग हैंडलर ब्रैकेट में लिखना बीन क्लास, लिखो इट इज अ बीन क्लास it is a bean class that implements it is a bean class that implements one of the three interfaces. It is a bean class that implements one of the three interfaces defined in javax.servlet.jsp.tagext पैकेज जो हमने पहले भी लिखा था, डिफाइंड इन javax.servlet.jsp.tagext package. These interfaces are number one tag interface, number two iteration tag interface, these three interfaces define the lifecycle methods, of a custom tag. The lifecycle method of a custom tag. ठीक, तो इनकी तीन में से किसी एक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एडिटर क्लास को यूज कर लेते हैं। तो एक तो हमें ये बनानी पड़ती है, दूसरी बनानी पड़ती है हमें एक एक्सएमएल फाइल, इसका एक्सटेंशन हमें टीएलडी देना होता है। दूसरा लिखो टीएलडी फाइल, ब्रैकेट में लिखना टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर टीएलडी।
ठीक है, लिखो इट इज एन XML डॉक्यूमेंट that contains information about one or more custom tag extension या कस्टम टैग भी लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स इन इंटरफेस के लिखवाने जा रहा हूँ, उनकी वर्किंग बताने जा रहा हूँ, जो हम अपनी बीन क्लास में ओवरराइड करते हैं और वो कब कैसे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक, हाँ, इससे पहले एक छोटा सा नोट जरूर लिखो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। लिखो, एक नोट है, लिख के बिफोर टैग्स कैन बी यूज्ड before tags can be used in JSP, the taglib directive before tags can be used in a JSP, the taglib directive must be used to import a tag library and associates the tags with a prefix. ठीक, अब पहला मेथड लिखो, पब्लिक हिडन टाइप इंट मेथड का नाम है डू स्टार्ट टैग थ्रोस जेएसपी एक्सेप्शन।
लिखो, this method is called after the tag has been initialized. This method is called after the tag has been initialized. When the JSP engine encounters the opening of a tag, this method is called after the tag has been initialized, when the JSP engine encounters the opening of a tag at runtime. The opening of a tag at runtime. Its return value should be one of the two constant defined in the tag interface. नेक्स्ट लाइन से पहला लिखो, कैपिटल में है eval अंडरस्कोर बॉडी अंडरस्कोर इंक्लूड, eval अंडरस्कोर बॉडी अंडरस्कोर इंक्लूड। ठीक, लिखो इसके सामने, which instructs the JSP engine to evaluate both the tag body and any child tags it has, नेक्स्ट लाइन से दूसरा कांस्टेंट लिखो, skip अंडरस्कोर बॉडी, skip underscore body, देखो, which instructs the JSP engine to ignore the body. Default return type for this method is skip underscore body. Default return type for this method is skip underscore body. ठीक है, ये मेथड हमारे पास आएगा जिसे हम अपनी क्लास में, अब ये मेथड चलेगा था,
ठीक, देखो जब आप जेएसपी पेज बनाते हो तो उसके अंदर एक ओपनिंग पोर्शन होता है उसका और एक क्लोजिंग पोर्शन होता है। जब जब आपका जेएसपी इंजन आपके कस्टम टैग के ओपनिंग पोर्शन को इंटरप्रेट करेगा, ओपनिंग वाले स्टार्टिंग पोर्शन को, ओपनिंग कह रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग है, तो स्टार्टिंग पोर्शन को इंटरप्रेट करता है तो वो सीधा आपकी बीन क्लास में जाता है और डू स्टार्ट टैग मेथड चला देता है। ठीक, इसके अंदर का सारा कोड चला देगा और फिर कोड चला के वापस आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपके जेएसपी पेज पे आपके कस्टम टैग के स्टार्टिंग पॉइंट को इंटरप्रेट करे जेएसपी इंजन, तो और तब कुछ काम करना चाहते हैं तो सीधा आप डू स्टार्ट टैग में जाके वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है इंटीजर रिटर्न करता है, तो हमारे पास टैग इंटरफेस है, उसके अंदर दो कांस्टेंट है स्टैटिक, दोनों में से एक वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर आप देते हैं इवन बॉडी इंक्लूड, तो फिर ये क्या काम करेगा, आपके कस्टम टैग में जो बॉडी है उसे इवैल्यूएट करेगा। लेकिन अगर आपने इससे रिटर्न करा दिया स्किप बॉडी, तो फिर ये बॉडी नहीं चलाएगा, सीधा एंडिंग पोर्शन पे आ जाएगा। अगर आपने बॉडी दे रखी है तो अगर आप बॉडी को इवैल्यूएट कराना चाहते हैं अपने कस्टम टैग, तो ये मेथड ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या रिटर्न करता है, स्किप अंडरस्कोर बॉडी। तो आप इसे ओवरराइड करने करेंगे और इससे इवैल बॉडी इंक्लूड को रिटर्न भी कराएंगे, इस कांस्टेंट को जो टैग इंटरफेस से जो हमारी क्लास में आ जाएगा वाया दैट एडेप्टर क्लास, क्योंकि हम तो करेंगे ना अडेप्टर क्लास, और इसी अडेप्टर क्लास से ये हमारे पास मेथड आने वाला है। तो जब जब आप कस्टम टैग के स्टार्टिंग पॉइंट के इंटरप्रेट होने पे कोई काम करना चाहते हैं तो वो सारा कोड जाके अपनी बीन क्लास में डू स्टार्ट टैग मेथड में लिख दीजिए, उसका सारा कोड चलाएगा, चलाने के बाद कांस्टेंट रिटर्न करेगा। इवन बॉडी इंक्लूड है तो कस्टम टैग के नीचे आके आपकी बॉडी इवैल्यूएट करेगा, ओपनिंग पोर्शन को एक्सेस करने के बाद स्टार्टिंग पोर्शन को, ठीक है साहब। और लास्ट में फिर अगर आप रिटर्न कराएंगे स्किप बॉडी, तो फिर आपकी बॉडी को स्किप कर देता है, जैसा कि आप देखते हैं। अगला मेथड पब्लिक रिटर्न टाइप इन डू एंड टैग। throws JSP exception. Throws JSP exception. ठीक, अब इसके बारे में लिखो। दिस मेथड इज कॉल्ड when the JSP engine encounters This method is called when the JSP engine encounters the closing tag of an element at runtime. Encounters the closing tag of an element at runtime. Its return value can eval underscore page capital में or skip underscore page. Eval underscore page और skip underscore page.
नेक्स्ट लाइन से लिखो, eval underscore page will cause eval underscore page will cause the JSP to evaluate the rest of the page. To evaluate the rest of the page. Next line. Skip underscore page skip underscore page to terminate evaluation of the page. To terminate evaluation of the page. Default return type eval underscore page. अब जब आपका जेएसपी इंजन आपके कस्टम टैग के क्लोजिंग पोर्शन को, ठीक है, क्लोजिंग पोर्शन को इंटरप्रेट करता है, ये वाला यहाँ पे, तब तक वो सीधा आपकी बीन क्लास में जाएगा और ये डू एंड टैग मेथड को चला देगा, ठीक है। जब तो ओपनिंग के स्टार्टिंग पे अगर आपने काम करना, ओपनिंग और क्लोजिंग दो चीजें, ओपनिंग पोर्शन पे कुछ काम करना है तो डू स्टार्ट टैग में एंट्री करिए, और क्लोजिंग पोर्शन पे कुछ टास्क परफॉर्म करना है, जब आपकी कस्टम टैग के क्लोजिंग पोर्शन को इंटरप्रेट करे तो आप डू एंड टैग में कोड लिखिए। अब आप डू एंड टैग से अगर रिटर्न कराएंगे eval पेज, eval अंडरस्कोर पेज, तो आपके कस्टम टैग के नीचे जो आपने जेएसपी का और कोड लिखा होगा, जेएसपी के और टैग लगाए होंगे, वो इवैल्यूएट होंगे। लेकिन अगर आपने इससे रिटर्न करा दिया स्किप पेज, तो आपके कस्टम टैग के खत्म होते ही जेएसपी पेज खत्म हो जाएगा, नीचे का कोई टैग नहीं चलाएगा। इसलिए इसका डिफॉल्ट रिटर्न टाइप दिया गया है, वो दिया गया eval अंडरस्कोर पेज, ठीक। तीसरा मेथड आता है पब्लिक रिटर्न टाइप इन पब्लिक रिटर्न टाइप int मेथड का नाम है डू आफ्टर बॉडी, नो आर्ग्यूमेंट। पब्लिक रिटर्न टाइप इन मेथड का नाम है डू आफ्टर बॉडी, थ्रोज जेएसपी एक्सेप्शन। थ्रोज जेएसपी एक्सेप्शन लिखो इसके बारे में। This method is called each time the tag's body has been processed.
each time the tax body has been processed. The valid return values of these methods are eval underscore body underscore again, eval underscore body underscore again, or skip underscore body. Or skip underscore body. A return value of eval underscore body underscore again a return value of eval underscore body underscore again directs the JSP engine to evaluate the tax body and any child tax again resulting in at least one more call to this method. A return value of skip underscore body causes the processing of body content to terminate
to terminate which can be used to conditionally load which can be used to conditionally load through the tag content. Default return type for this method is skip underscore body. Skip underscore body. सी अगर आपने डू स्टार्ट टैग को ओवरराइट किया और उससे रिटर्न कराया इवल बॉडी इंक्लूड, तो आपकी बॉडी को वो इंक्लूड करेगा। तो एक बार देखो, मेथड का नाम है डू आफ्टर बॉडी, आपका डू आफ्टर बॉडी मेथड, यानी कि बॉडी के इवैल्यूएशन टाइम पे अगर आपको कुछ काम करवाना है तो डू आफ्टर बॉडी, और ये मेथड चलेगा कब? क्या डू आफ्टर, मतलब एक बार बॉडी के चलने के बाद फिर ये इस मेथड में आएगा। ये देखो यहाँ से ये चला, इसके अंदर गया और आपके पूरे मेथड को चला के वापस आपकी कस्टम टैग की बॉडी में आएगा। ठीक है, फिर इसे चलाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक आप अपने, देखो पहली बार इसमें आया, डू आफ्टर बॉडी का सारा कोड चलाया, यहां से अगर आपने लिखा इवल बॉडी अगेन, तो ये क्या करेगा? आपकी बॉडी को फिर से दोबारा चलाएगा और ये सिलसिला फिर ये वहां जाएगा, फिर बॉडी चला के फिर यहाँ आएगा, ऐसे जब तक चलाता रहेगा जब तक कि आप क्या नहीं रिटर्न करा देते इससे स्किप बॉडी। और अगर आप यहाँ से स्किप बॉडी रिटर्न करा दोगे तब कहीं जाके ये आपके एंडिंग पोर्शन पे जाएगा और डू एंड टैग मेथड को चलाएगा। ठीक, तो अगर आपको बॉडी को बार बार इवैल्यूएट कराना है, जैसे कोई 4 टैग लगाना है, तो आपने कोई 4 नाम का टैग ही बना दिया, फॉर लूप का टैग बना सकते हैं कस्टम टैग का, उसके बॉडी में जो भी लिखे उसको बार बार चलवाना हो, तो बॉडी को अगर बार बार इवैल्यूएट कराना हो तो डू आफ्टर बॉडी बहुत ही अच्छी है। तो फॉर लूप वगैरह वाला कोई काम करना हो, ऐसा आइटरेटिवली कोई काम करना हो आपको, तो हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं अपनी इस बीम क्लास के अंदर। तो ये 3 मेजर मेथड होते हैं जिन्हें हम ओवरराइड, एक ओपनिंग पोर्शन पर, एक क्लोजिंग पोर्शन पर और एक बॉडी के इवैल्यूएशन। ये 3 में ही हम सारा काम अक्सर करते हैं। 3 में मेथड जिसके बारे में मैंने आपको लिखा। ठीक है, अब नोट लिखो, एक नोट लिखो, देखो डू स्टार्ट टैग मेथड, डू स्टार्ट टैग मेथड एंड डू एंड टैग मेथड, डू स्टार्ट टैग मेथड एंड डू एंड टैग इनाइजर। दूसरा नोट लिखो, you must overwrite do start tag method you must override do start tag method if you want the tag body, if you want
the tag body to be evaluated. तो अगर आप चाहते हैं टैग की बॉडी इवेल्युएट हो तो आपको 101% मेथड ओवरराइड करना ही होगा और उससे रिटर्न कराना होगा इवेल बॉडी इंक्लूड नाम का, तभी वो चलाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तीसरा नोट देखो, do after body method do after body method can be invoked do after body method can be invoked more than once. तो ये तीन इम्पोर्टेंट मैथड्स होते हैं जिन्हें हमें ओवरराइड करना पड़ता है। अब आती है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ अ कस्टम टैग। कौन कौन से मैथड कैसे हम जिन्हें ओवरराइड करेंगे, किस सीक्वेंस में, जैसे सबमिट की लाइफ साइकिल में आपको सिखाई थी, आपको ठीक हमारा उसका इनिट चला था, फिर सर्विस चला था, डिस्ट्रॉय चला था, ऐसे ही इसके लाइफ साइकिल के मैथड आएंगे। इन ऐसे आने वाले टू स्टार्ट टैग, एंड टैग एंड डू आफ्टर बॉडी, इससे पहले और इसके बाद भी और मैथड चलेंगे, तो वो पूरी लाइफ साइकिल में अब आपको बताने जा रहा हूं। तो चलो फिर कल डिस्कस करते हैं इसकी लाइफ साइकिल वाली कहानी अच्छे से, ठीक, फिर कल इसको प्रोग्राम चलते हैं।